दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हम एक क्रम से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास को प्रस्तुत करेंगे। इसका पहला भाग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है, जिसमें हम पाषाण काल और सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जिसमें हम सबसे पहले पाषाण काल से संबंधित प्रश्न को लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो या आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए, सूची 1 में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, और सूची 2 में उनकी समयावधि दर्शाई गई है। तो आप जान सकते हैं पूरा पाषाण काल दोस्तों सबसे प्राचीन वाला है और सबसे पहले का काल है। इसमें ये जो इसका कालावधि निर्धारित किया गया है 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो है दोस्तों, ये 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक इसका समय काल निर्धारित किया गया है। नव पाषाण काल, देखिए नव पाषाण काल का जो समय है दोस्तों 6000 ईसा पूर्व से जो है 2000 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। और सबसे बाद में उत्तर पाषाण काल, ये 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक माना गया है। तो सही क्रम हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। तो यहां पर देखिए 2, 3, 1 और 4 जो है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 1 और 4 सही सुमेलन है आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव सभ्यता के आरंभिक काल या प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 कालों में नहीं आता है? ऑप्शन है आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो सही उत्तर है दोस्तों, जो मानव सभ्यता का आरंभिक काल है जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, उसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। महापाषाण काल या मेगालिथिक पीरियड, ये दक्षिण भारत में जो है ये विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है। तो इस प्रकार 3 विभाजन किए गए हैं आरंभिक काल के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। महापाषाण काल इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए, पूरा पाषाण काल, इसके अलावा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उपर्युक्त में से किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1, 2, 3? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी दोस्तों, केवल 2। दोस्तों देखिए, लगभग 12000 ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस समय मनुष्य आखेटक और पशुपालक बन गया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी सबसे पहले सन 1867 में सीएन कार्लाइल द्वारा सिंघल यानी श्रीलंका क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई थी। तो दोस्तों, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव या होमोसेपियन से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। देखिए, आरंभिक मध्य के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अत्यधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस के रूप में जानते हैं और इसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपिमानव। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के उद्गम के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। दोस्तों देखिए, भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी के लिए लोकप्रिय हैं और ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले में अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। इनकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी।
इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल और सफेद रंग से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी और 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं और जुलाई 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो ये स्थल है आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम दोस्तों नौपाषाणी का स्थल है जो कश्मीर के श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्ज कहा जाता है। दोस्तों डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा 1935 में बुर्ज होम की खोज की गई थी और गर्तावास यानी गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है और बुर्ज होम के लोग कृषि से परिचित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि नौदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिए नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था, तो आप जानते हैं HD सांकलिया सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नौदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाणी का स्थल है और इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ता HD सांकलिया द्वारा किया गया और यहाँ से मुख्य फसल गेहूं, अलसी, मसूर के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या पश्चिम से पूरब। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। दोस्तों ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे और इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके और तांबे की कुछ वस्तुएं रखी जाती थीं। अहमदनगर के जोरवे और दायमाबाद, पुणे जिले के सोनगांव, इनामगांव, चंदौली आदि से इसके साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों जोरवे संस्कृति इसका काल लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व है, इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, आपको बताना है। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह युग को? तो सही उत्तर है ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है और ताम्रपाषाण युग के अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग इस समय लोग करते थे। इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है और इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गैरिक मृदभांड संस्कृति या गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहां पर? तो उत्तर आपका है हस्तिनापुर में। दोस्तों गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP जो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, इसका नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हुआ है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है और यहाँ से काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो ऑप्शन है बुर्ज होम, कुलडीहवा, मेहरगढ़ या लोथल। तो ये है दोस्तों मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे है और यहाँ से नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों मेहरगढ़ जो है वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अब आइए दोस्तों सैंधव सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसका कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों सिंधु सभ्यता जिसका समयकाल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक है, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती है और कालक्रम के अनुसार ये सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। और इस युग में दोस्तों भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, लेकिन इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए हड़प्पा
हड़प्पा दयाराम साहनी, ये आपका सही सुमेलित है। लोथल SR राव, ये सही सुमेलित है। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही सुमेलित है। और धौलावीरा BK थापर, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि धौलावीरा का उत्खनन ये जगपति जोशी यानी JP जोशी और RS बिष्ट द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। देखिए, उत्खननित स्थल और संबंधित व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया। लोथल दोस्तों SR राव के द्वारा 1955 ईस्वी में। सुरकोटजा JP जोशी द्वारा 1954 में। और धौलावीरा, ये जो हड़प्पाकालीन स्थल है, जगपत जोशी और RS बिष्ट द्वारा 1967 में इसका उत्खनन करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में हड़प्पा सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जो रावी नदी के तट पर है। और 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है हड़प्पा को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हड़प्पा को पिगट ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा स्थल से इसका उत्खनन या इसकी खोज की गई थी, तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, आपको बताना है। तो ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत। सही उत्तर है अन्नागार। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्नागार या अन्न रखने का स्थान। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नाम साथ साथ आते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में राखाल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या ग्रेनरी है। और व्हीलर के अनुसार ये इमारत 45.71 मीटर लंबी, 22.86 मीटर चौड़ी है। और ये राजकीय भंडारागार था। ये हड़प्पा में से 6 अन्नागारों के, ये हड़प्पा में जो मिले हैं 6 अन्नागार, उनके लगभग बराबर है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य इमारतों में विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी यानी योगी की मूर्ति आदि है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा लोथल। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। और लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। 1954-55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। और लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और यहां से यानी लोथल से हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, जो लोथल स्थल है ये भारत में स्थित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती या जाति आधारित समाज। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए, उत्कृष्ट नगर नियोजन और स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। इस सभ्यता में जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दोस्तों, नगर अनेक वर्गाकार और चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। और नगरों में जो जाल था ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित था। पर्यावरण के अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो में इसकी प्रमुख विशेषता है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहां पर व्यवस्थित शहरी जीवन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या फिर राजस्थान में। तो सही उत्तर है रंगपुर दोस्तों, ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले में सुखभादर या मादर नदी के समीप है। और इसकी खुदाई दोस्तों 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी और असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। और पक्की ईंटों के प्रयोग और धान की भूसी के साक्ष्य भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
तो महत्वपूर्ण है कि रंगपुर से दोस्तों कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग के अवशेष और पक्की ईंटों का प्रयोग तथा धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, आपको बताना है। ऑप्शन है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या विष्णु की। तो सही उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पशुपति शिव और मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी जो है ये यहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक था और यहाँ पे रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा तथा मातृदेवी की पूजा की जाती थी। इसके अलावा पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि और स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। तो सही उत्तर है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव और मातृदेवी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं। तो सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता में। दोस्तों भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं और इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रयोग होता था। चांदी जो है राजस्थान की जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द और चांदी आयात की जाती थी। ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन है चांदी, तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। तो आप जानते हैं लोहा। दोस्तों हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य के लिए पत्थर और कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में माना जाता है और लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार पाकिस्तान से जो है गंधार अफगानिस्तान से मिले लोहे के उपकरण हैं जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। और कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है। ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो सही उत्तर है राखीगढ़ी। दोस्तों डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर बसंत सिंधे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हुआ है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी जो कि हिसार हरियाणा में है और राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1963 में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी। तो आप जानते हैं नृत्य करती हुई नर्तकी। दोस्तों सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित द्रवी मोम विधि पर आधारित थी और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर है मोहनजोदड़ो से। दोस्तों आप जानते हैं कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई है। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है और विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्थान के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। मुद्रा, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कपास। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के व्यापार का आधार कृषि था। ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। कपास के उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र से ही प्रारंभ हुआ था और मेसोपोटामिया जो कि मिस्र में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन यानी सीडोन कहते थे जो सिंधु शब्द से ही निकला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।